हेलो एवरीवन, माय नेम इज घनश्याम लाल एंड आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, उससे पहले हम देखेंगे इस वर्ड रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होगा डीएनए से डीएनए के सिंथेसाइज होने की जो प्रोसेस होगी, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पेरेंट डीएनए होता है उसके इस दोनों स्ट्रैंड पर न्यू डीएनए के स्ट्रैंड के सिंथेसाइज की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी प्रोसेस थोड़ा सेम होती है। तो क्या क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे, बट उससे पहले हमको देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कौन सा साइंटिस्ट ने बताया था। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे मैसेल्सन एंड स्टॉल। दो साइंटिस्ट थे, मैसेल्सन एंड स्टॉल। इन साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझाया था। उसके बाद टेलर एंड एटोल ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझाया था, और इन्होंने यूकैरियोटिक्स में विक्सिया फावा एक बीन प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन को समझाया था। मैसेल्सन और स्टोल ने डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने के लिए हैवी आइसोटोप यानी N15 का यूज किया था यहाँ पर। ओके, इसके बारे में। और ये दोनों जो मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन को समझाने वाली सेमी कंजर्वेटिव मेथड होती है, ओके, जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है। चलो हम डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म को समझते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है कब होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा और कहां पर होगा। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का नहीं होगा, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये प्रोसेस कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म में। यानी रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक में, वो कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और इसके अलावा ये कब होती है प्रोकैरियोट्स में, प्रायर टू फ्यूजन। जब प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फ्यूजन और फ्यूजन की प्रोसेस होगी, तो उस टाइम पर ये फ्यूजन से जस्ट पहले डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक में कब होगी और कहां कहां पर होती है, देखो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये कहां पर मिलेगी, हमें न्यूक्लियस में मिलेगी। ओनली न्यूक्लियस में ही नहीं मिलती है यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी होगा, और ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में भी हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पर मेनली हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियस में होने वाले डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक में। तो कब होगा ये सेल साइकिल में कब होता है, ये सेल साइकिल के जो एस फेज होती है, जिसे हम कहेंगे सिंथेसाइज फेज, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो हमने देखा कहां और कब होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा, इसकी क्या मैकेनिज्म होगी और इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये जो एक प्रोसेस है, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी एंजाइम मीडिएट प्रोसेस है। और एंजाइम मीडिएट प्रोसेस के अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम मीडिएट प्रोसेस के अलावा डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जी कंज्यूम प्रोसेस भी होती है। कौन सी प्रोसेस होगी, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ओके, तो एनर्जी का कंज्यूम यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी चाहिए। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अपनी एनर्जी का खुद ही सिंथेसाइज करने के कैपेबल होता है, इसीलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटेड हो सकता है, होता है। ओके, और
डीएनए रेप्लिकेशन में हम कौन कौन से स्टेप पढ़ेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमको 5 स्टेप पढ़नी है। कौन कौन से स्टेप की स्टडी करेंगे अपन? देखते हैं। यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्टेप हो जाएगी ORI। ओके, और इसमें कौन कौन से बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। हमने जस्ट अभी लिखा है, देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है एंजाइमेटिक और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो एनर्जी की भी नीड होगी और यहाँ पर हमें एंजाइम भी लगेंगे। तो हर बहुत सारे एंजाइम है, वो एंजाइम एक साथ लिख देंगे लास्ट में, बट उससे पहले जहां जहां जिस जिस एंजाइम की नीड होगी उस एंजाइम को हम यूज में लेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI मींस क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कौन सा न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का हमें एक्टिवेशन करना होगा। ओके, थर्ड अनवाइंडिंग ऑफ या अनकॉइलिंग। अनवाइंडिंग भी लिख सकते हैं या अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स। ओके, और फोर्थ होगा इसका अनवाइंडिंग होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड या सिंथेसाइज या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन पेरेंटल स्ट्रैंड। ओके, और लास्ट है इलोंगेशन या इलोंगेशन कर देंगे, इसका चेन का इलोंगेशन कर देंगे और उसके बाद ओकाजाकी फ्रेगमेंट वगैरह टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम इन स्टेप्स को देखते हैं। देखिए कौन कौन सा स्टेप्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप अपना है ORI, यानी हम जो देखते हैं कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, क्या वो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम होगा या नहीं होगा, वो जस्ट अभी हम देखने वाले हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करेंगे तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड तो होता है, बट कैसा होता है? सर्कुलर होता है, लिनियर ना होकर सर्कुलर होता है। तो इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन हर एक कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो प्रोकैरियोटिक जो होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में ओनली वन ORI होगा, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओरिजिन रेप्लिकेशन होने की स्टार्टिंग साइट ओनली वन होती है और ये प्रोकैरियोटिक में एक ही होती है। ओके, तो यूकैरियोटिक में कितनी होगी? यूकैरियोटिक में जनरली हम देखते हैं जो डीएनए कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। इस लीनियर डीएनए में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो यहाँ पर एक जगह से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट ना होकर एक वन टाइम में मोर देन वन लोकेशंस होगी, यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ORI होती है, ORI यूकैरियोटिक में एक साथ कई सारी ORI होगी और प्रोकैरियोटिक में ओनली वन ORI होता है। ओके, तो हमने ये देखा है ORI वो पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को हमें एक्टिव करना है। तो देखो यहां पर हम न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सिन ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो ये मोनोफॉस्फेट है। पहले क्या होता है कि जो मोनोफॉस्फेट, देखो न्यूक्लियोटाइड तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पेंटोज शुगर है और इस पेंटोज शुगर के अगर सेकंड कार्बन पर H है
तो हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे। और यहां पर इसके फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट होगा कौन, नाइट्रोजनस बेस, ओके। और इसके फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट अटैच होता है, थर्ड से भी होगा और फिफ्थ से भी होगा, ये थर्ड कार्बन का OH, ओके। तो ये हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर मैं इस P को न लिखूं तो ये दोनों अभी न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम इस फॉस्फेट को भी ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। बट इसके पास एक ही फॉस्फेट है। अब इस एक फॉस्फेट जो डायरेक्ट एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा। और एक्टिवेशन करने के लिए यहां पर एंजाइम आता है फास्फोराइलेज। एंजाइम कौन सा होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, ये फास्फोराइलेज एंजाइम इस मोनोन्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट कर देगा मोनो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी यहां पर बन जाएगा डी ऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लाइक एटीपी लाइक, जो एनर्जी को। अब ये एनर्जी बनी कैसे, यहां पर कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देकर एक जो फॉस्फेट है, इस एक फॉस्फेट से दो फॉस्फेट और ऐड कर देंगे अगेंस्ट अट्रैक्शन यानी रिपल्शन के अकॉर्डिंग। यहां पर ये बॉन्ड रिपल्स करेंगे एक दूसरे के, फिर भी यहां पर एंजाइम के थ्रू थोड़ी सी एनर्जी लगाकर ये बॉन्ड बना दिया जाएगा, जो हाई एनर्जी बॉन्ड होंगे। बाय डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट को बनाया जाएगा, तो हाई ज्यादा एनर्जी लगेगी। जब ये ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने पर भी एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी का यूज करके डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यानी न्यूक्लियोटाइड को ऐड होने में ये एनर्जी, इस टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड है, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम और एनर्जी की प्रेजेंस में बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, ORI। सेकंड स्टेप हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये एक्टिवेशन कर दिया, और एक्टिवेशन हमने कैसे किया हमने देखा है। तो क्या क्या बनेंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड बन चुके हैं, जो हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे। ओके, ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहां पर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। यानी पहले मोनोफॉस्फेट था, फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्राइफॉस्फेट में। ओके, तो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद अब होगा डीएनए हेलिक्स का अनकॉइलिंग। यानी डीएनए हेलिक्स की हम क्या करेंगे, अनकॉइलिंग कर लेंगे। और अनकॉइलिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे। इस डीएनए को अनकॉइल करने के लिए, जैसे हम कहेंगे कि ये लीनियर डीएनए है, इस लीनियर डीएनए को यहां से हमें अनकॉइलिंग करना, इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना पड़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना पड़ेगा तो अनकॉइलिंग हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे ये एक डीएनए है, इस डीएनए में ये इस टाइप से, ओके। अगर मैं इसको 5' मानता हूं और इसको 3' और इसको 3' होगा, तो ये होगा 5' बिकॉज हम जानते हैं कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होगी वो एंटी पैरेलल होगी, दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट पोलैरिटी होगी। ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसको ओपन कर लिया गया है, और इसको ओपन करने में बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट लेते हैं। देखते हैं यहां पर सबसे पहले, जैसे यहां पर ये जो बॉन्ड है, यहां पर इसको बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने वाला एक एंजाइम आता है, और उस एंजाइम का नाम हो जाएगा हेलिकेज। यानी क्या होता है कि ORI को आइडेंटिफाई करके हेलिकेज एंजाइम
कौन सा एंजाइम हो जाएगा ये? हेलिकेज एंजाइम। इसमें कट लगा देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को काट देगा। जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को काटेगा हेलिकेज एंजाइम, तो ये जो इसका डीनेचुरेशन हुआ है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का, ये वापस रीनेचर भी, इसका रीनेचुरेशन हो सकता है। दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड न बनाए इसके लिए इसके ऊपर टेट्रामर के फॉर्म में सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करने वाली प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है? सिंगल स्ट्रैंड हो चुके हैं और इस सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करने वाली प्रोटीन आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ये आ जाएगी। यानी एक टाइप की प्रोटीन है, टेट्रामर के फॉर्म में होती है और सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करती है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो दोनों को सेपरेट रखेगी, दोनों स्ट्रैंड को स्टेबल रखने का फंक्शन कौन करेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन करती है। ओके, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आने के बाद फिर अगर हम देखेंगे तो यहां पर वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और जिसे हम क्या कह देंगे? रेप्लिकेशन फोर्क। ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो बनी है जिसे हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी तो जैसे हेलिकेज एंजाइम यहां पर इसको कट करता जाएगा और हेलिकेज एंजाइम जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कट करते हुए आगे जाएगा तो इसके ऑपोजिट एंड पर, यहां पर ऑपोजिट एंड पर सुपर कोइलिंग होने लग जाएगी। तो सुपर कोइलिंग को रिलीज करने के लिए, अगर सुपर कोइलिंग रिलीज नहीं होगी तो डीएनए ब्रेक हो जाएगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएंगे और डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर सुपर कोइलिंग को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम होता है जो प्रोकैरियोटिक में गायरेज होगा, डीएनए गायरेज, और यूकैरियोटिक में होगा टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ओके, तो ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा? कट लगाएगा, सुपर कोइलिंग को रिमूव करेगा और ज्वाइन कर देगा। यानी यहां जो एंजाइम होगा वो होगा टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ओके, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? टेंशन को रिलीज करने का फंक्शन करेगा। और अनकोइलिंग में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से एंजाइम हमें यूज हुए? हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को काट रहा है और रेप्लिकेशन फोर्क बना रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसको स्टेबल रख रहा है, और टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज एंजाइम सुपर कोइलिंग को रिलीज कर रहा है। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि अनवाइंडिंग तो हो चुकी है ना? तो अनवाइंडिंग होने के बाद आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करेंगे। यानी थर्ड स्टेप कौन सा हो गया? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब डीएनए हेलिक्स का अनवाइंडिंग हो गया। अनवाइंडिंग के बाद हमको क्या करना है? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर देना है। व्हाट इज आरएनए प्राइमर? और आरएनए प्राइमर को लाएगा कौन और क्यों लाएगा? देखो, हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला जो मेन एंजाइम होता है वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। बट उसको हम डीएनए पॉलीमरेज ही नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? डीएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए का पॉलीमराइजेशन, यानी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने वाला डीएनए को हम क्या कहेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डीएनए के ऊपर, डीएनए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो पॉलीमराइजेशन करता है, इसीलिए उसे हम क्या कहेंगे? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं कि ये जो हमने बॉन्ड, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, तो 3 प्राइम और ये 5 प्राइम हो गया। यहां पर जो हमने एंजाइम लिखा था वो कौन सा था? टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ओके, यहां पर जो एक एंजाइम और हमने देखा था, जैसे इस टाइप से स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं और यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करने वाला जो डीएनए होगा वो होगा प्राइमेज एंजाइम। सो वो जो एंजाइम होगा वो होगा प्राइमेज एंजाइम। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो रेप्लिकेशन फोर्क का फॉर्मेशन करने वाला कौन सा एंजाइम है? यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम।
यानी मैं इसको लिख देता हूं हेलिकेज। क्या हो जाएगा? हेलिकेज हो जाएगा। और यहां पर जो प्रोटीन्स होगी उसका क्या नाम रख देंगे अपन? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBPs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये ऐसे प्रोटीन्स बाइंड करती जाएगी और जैसे स्ट्रैंड ओपन होता जाएगा ये प्रोटीन बाइंड्स करती जाएगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर न्यू आरएनए प्राइमर का जो फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहें इस आरएनए प्राइमर को कौन कंट्रोल करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, है ना, और जिसको हम कहेंगे प्राइमेज एंजाइम। और प्राइमेज एंजाइम आएगा, ऐसा क्यों? कि डीएनए खुद नहीं कर सकता है। डीएनए खुद क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को फंक्शन करने के लिए एक प्राइमर की नीड होती है। तो यहाँ पर पहले प्राइमर बनेगा, बट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा? देखिए, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेवल याद होना चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि अगर हम देखेंगे कि ये शुगर है, तो इस शुगर में यहाँ पर तो नाइट्रोजनस बेसिस ऐड हो गया है और यहाँ पर 5' पर फॉस्फेट है। तो अब कौन सा कार्बन फ्री है? थर्ड कार्बन। तो यहाँ पर बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये फॉस्फेट यहाँ ऐड होगा, नेक्स्ट शुगर है, तो नेक्स्ट शुगर में सेम इसका फिफ्थ और इसका थर्ड। तो यहाँ पर कार्बन कौन सा फ्री है? हर बार थर्ड कार्बन, यानी डायरेक्शन कौन सी होगी? 5' टू 3' चाहे वो आरएनए प्राइमर हो या डीएनए पॉलीमरेज हो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? 5' टू 3' इसका डायरेक्शन होगा। तो देखते हैं 5 to 3 बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी होनी कौन सी होनी चाहिए? 3' टू 5', तभी तो वहां पर जाकर आरएनए प्राइमर बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर बनेगा इस टाइप से बनेगा यहाँ पर। तो अगर इस टाइप से बन रहा है तो देखेंगे यहाँ पर जो प्राइमर बनेगा, प्राइमर यहाँ लगाएंगे या यहाँ पर लगाएंगे? प्राइमर को हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, बिकॉज 5 to 3 बनेगा। तो इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 5 to 3 पोलैरिटी पे बनेगा, तो पेरेंट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 होनी चाहिए। तो यहां पर कुछ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, जिसको हम कहेंगे आरएनए प्राइमर। क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर, यानी प्राइमेज एंजाइम यहां पर क्या बना देगा? आरएनए प्राइमर बना देगा। ओके, और आरएनए प्राइमर के बनने पर ही उसके बाद फिर कौन आएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, जो डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से। यानी इसका क्या हो जाएगा? 5 to 3 है ना। तो यहां पर भी कौन सा बनेगा? 5' बन रहा है। तो यहां से 5' से लेकर 3' तक ऐसे जैसे जैसे स्टैंड ओपन होता जाएगा, वैसे वैसे ये क्या करता जाएगा? न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। इस एंजाइम का नाम हम लिखेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में 3 टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक में 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि जो मोस्ट एंजाइम है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने वाला वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम का जो स्पीड होता है वो होता है 2000 बेस पेयर पर सेकंड। ये इतने फास्ट स्पीड से और बहुत ही एक्यूरेटी से काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड को भी ऐड करते हैं और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के साथ साथ उसकी प्रूफ रीडिंग का फंक्शन भी करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम होता है कौन? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अगर जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होगी तो वहां पर कंटिन्यूअस डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डीएनए के स्ट्रैंड का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों? देखते हैं क्यों। क्योंकि देखते अगर यहां पर हम डीएनए आरएनए प्राइमर यहां पर लगा दिया हमने, मान लिया कि पहले इतनी फोर्क ओपन हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी, यहां पर आरएनए प्राइमर बन गया और आरएनए प्राइमर बन गया तो ये आरएनए प्राइमर के बनने के बाद ही तो यहां से डीएनए जाएगा। तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी? यहाँ पर 3' है,
यहाँ पर 5 प्राइम, तो इसकी दी नए बनने वाले नए स्ट्रैंड की भी पोलैरिटी 5 to 3 बनेगी, तो ये इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर क्या आ गया, डीएनए पॉलीमरेज, बस यहाँ पर खत्म, टर्मिनेशन हो गया। फिर से ओपन हुई, तो फिर से क्या होगा, प्राइमर बनेगा। ओके, और प्राइमर बनेगा तो वापस से क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसे 5 to 3 बन गया। तो ये जो एक स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है, और इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को ही हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। बट लैगिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पर ये जो है लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर जो सेगमेंट बन रहे हैं, इन सेगमेंट की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने की थी जिसे हम कहते हैं ओकाजाकी। तो उसके नाम पर ही क्या नाम रख दिया इसका, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी सेगमेंट का फॉर्मेशन हो गया। ये सेगमेंटेड बनता है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, या इसको मैं नाम लिख दूंगा लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड बन गई, लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। और ये वाली जो स्ट्रैंड बनती है इसे मैं कह दूंगा लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस बनने वाली स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड नाम दे देंगे। इस टाइप से डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। यानी हमने क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट ओआरआई, एक स्पेसिफिक लोकेशन से यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव किया जाएगा। एक्टिव करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसी से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए में जब एक्टिवेशन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का, उसके बाद अनकॉइलिंग होगी डीएनए हेलिक्स की, उसके बाद आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, और फिफ्थ स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए हेलिक्स, जिसके अकॉर्डिंग जो डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, इस डीएनए स्ट्रैंड में दो टाइप की जो स्ट्रैंड बनती है, दोनों स्ट्रैंड, एक कंटिन्यूअस बनती है और दूसरी डिसकंटिन्यूअस बनती है। जो डिसकंटिन्यूअस बनती है जो सेगमेंट में होती है, तो इसमें बाद में क्या होगा, प्रूफ रीडिंग के बाद इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा, और आरएनए प्राइमर को रिमूव करके उसको उस गैप को फिल कर दिया जाएगा, और उस गैप को फिल करने वाला जो एंजाइम होगा, एक एंजाइम और आ जाएगा डीएनए लाइगेज। ओके, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा और वहां पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा। इस टाइप से एक पेरेंटल डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं हम इसमें कि अभी तक जो हमने देखा है कि जो प्रोसेसेस, टोटल प्रोसेस में हमने देख लिया कि जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जब उनमें से दो फॉस्फेट बॉन्ड जो हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं उनके ब्रेकडाउन होने पर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी डीएनए सिंथेसाइज में काम आती है। ओके, डीएनए एप्लीकेशन में काम आती है। तो कौन कौन से एंजाइम है तो देख लेते हैं, हमने थोड़ा सा एंजाइम की लिस्ट बना लेते हैं और क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, या हम डीएनटीपीस, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्या चाहिए हमें, न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की ये खास बात है यहाँ पर कि जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ये एनर्जी के सोर्स का भी फंक्शन करते हैं। यानी ये क्या फंक्शन करता है, एज ए एनर्जी सोर्स का भी फंक्शन करता है, और ये खुद ऐड होता है सबस्ट्रेट का भी फंक्शन करेगा, सबस्ट्रेट और एनर्जी सोर्स का भी फंक्शन करता है। इसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए, और हमें चाहिए अनकॉइलिंग वाला ओआरआई हो गया। उसके बाद अनकॉइलिंग होगी, तो अनकॉइलिंग होने के लिए हमें क्या चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का फंक्शन करेगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एसएसबी प्रोटीन चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग
प्रोटीन्स चाहिए। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग तो वहां पर सुपर कोइलिंग को रिमूव करने वाला क्या चाहिए, टोपो आइसोमरेज एंजाइम चाहिए। टोपो आइसोमरेज एंजाइम के अलावा यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव किया था, तो न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करने के लिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी चाहिए, फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी चाहिए, है ना। इसके अलावा हमें आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करने वाला जो होता है प्राइमेज, एक एंजाइम की नीड होती है प्राइमेज की। प्राइमेज के अलावा यहाँ पर हमें और क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको अभी लिख देते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड वाला एंजाइम भी कह सकते हैं। ये एक ही पोलैरिटी पर फंक्शन करेगा और पहले इसका स्वागत करना पड़ेगा किसके थ्रू, आरएनए प्राइमर के थ्रू। ओके, और इसके